क्या हुआ? Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Anwar. So let us continue our vector algebra exercise 10.2. ठीक है। बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हमने सीख लिए। वेक्टर के बेसिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बचता है केवल और केवल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जो अगली एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल है। खत्म करते हैं। 1 to 6 हमने कल बहुत ही जल्दी खत्म कर दिए थे। इजी इजी क्वेश्चंस थे। इतनी ही जल्दी अपने को बाकी के रिमेनिंग पूरे के पूरे क्वेश्चंस आज की तारीख में खत्म करने। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड अ यूनिट वेक्टर, find a unit vector in the direction of answer. Find a unit vector in the direction of the vector a equal to I k plus j k plus 2k। अब ये क्वेश्चन बड़ा सरल है, पर क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये पूछ क्या रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करूंगा मैं मार्क, पर इसलिए नहीं कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो। इसके मीनिंग से रिलेटेड अगले 3-4 क्वेश्चन लाइन से लगे हुए हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, तो पहले बताना यूनिट वेक्टर क्या होता है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। तो ये क्या कह रहा है, एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता हो। तो आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट आपने बता दिया, डायरेक्शन भी तो बताओ। वेक्टर में दो चीजें होती हैं। कह रहा है डायरेक्शन इससे ले ले, ऑलरेडी एक गिवन वेक्टर से तो ले लो डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड मैं दे रहा हूँ 1 यूनिट, और एक वेक्टर बना के दिखाओ। समझ गए क्या सवाल का मतलब, समझ गए क्या? वो क्या वेक्टर बताओ, आप कहोगे लाओ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो। मैग्नीट्यूड उसने दे दिया यूनिट, डायरेक्शन इस एक और ऑलरेडी गिवन वेक्टर है, उससे डायरेक्शन लो। समझ गए क्या? ठीक है। प्रैक्टिकली देखें तो ये एक वेक्टर गिवन है, मान लो ओरिजिन से निकल के ऐसे आ रहा है। तो मान लो कि ये वहां से लेके और मान लो ये एसी पाइप तक जा रहा है, राइट। तो इसकी मैग्नीट्यूड कुछ होगी, वहां तक लंबाई कुछ होगी। तो ये क्या कह रहा है कि इसी वेक्टर की जो भी लंबाई है, उस लंबाई से इसको डिवाइड करके इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दो, मतलब एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर दो। मान लो यहां से लेके यहां तक लंबाई 25 यूनिट है, तो इस वेक्टर को 25 से डिवाइड कर दो। तो वहां से लेके जा उसी दिशा में रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 यूनिट पे ही रुक गया। तो वो जो वेक्टर होगा, वो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। शॉर्ट में हम ये कह देते हैं कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, बाकी मतलब यह है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। समझ गए क्या? अब ये निकालेंगे कैसे, इसका मैग्नीट्यूड लेके इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अभी क्या कहा मैंने, इसकी मैग्नीट्यूड अगर 25 यूनिट है, तो इस वेक्टर को 25 से डिवाइड कर दो। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो क्या है, और उसी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो। समझ गए क्या? ओके। चलो, इसको हम प्रेजेंट करते हैं। पहले तो गिवन वेक्टर लिखते हैं। द गिवन वेक्टर इज, गिवन वेक्टर इज, दिस इज द गिवन वेक्टर। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। जैसे ही मुझे वेक्टर मिला, मैं अगली स्टेप में इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बार्स के बीच में मोड़नी है, वैसे ही है। मैग्नीट्यूड ही रीड करते हैं इसको, है ना। इसको निकालेंगे कैसे, आई कैप का मतलब 1 का स्क्वायर, जे कैप का मतलब 1 का स्क्वायर, और 2 के कैप का मतलब 2 का स्क्वायर। करो सॉल्व, एक और एक, 2 और 4, 6 हो गए। √6 यूनिट्स हो गए। लंबाई इसकी कितनी हो गई? √6 यूनिट्स। डन, यहाँ तक क्लियर है? ओके। नाउ, नाउ अब अपन निकालेंगे ए कैप। क्या निकालेंगे? ए कैप। वो कैसे निकलेगा? किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकलेगा। तो वेक्टर गिवन क्या था, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 2 के कैप, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाला आपने? √6। डिवाइड कैसे कराते हैं? डिवाइड, ये एक्चुअली स्केलर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। स्केलर जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे डिवाइड भी करा सकते हैं। हर एक स्केलर कंपोनेंट को √6 से डिवाइड करा दो। तो ये 1 है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/√6 टाइम्स आई कैप, प्लस, आगे बोलो, 1/√6 टाइम्स जे कैप, आगे बोलो, 2/√6 टाइम्स के कैप। समझ आया आंसर? ठीक है।
ये जो वेक्टर होगा, ये डायरेक्शन उसी की फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट होगा, क्योंकि हमने इस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। समझ गए क्या? क्लियर है? एक लाइन बीच में लिखनी थी, इस जगह पे एक लाइन आएगी, इस जगह पे एक लाइन है, हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इस जगह पे एक लाइन आएगी, है ना, मैं नीचे लिख देता हूं, आपको ऊपर लिखनी है नोट्स में, राइट? नाउ द यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर in the direction of vector A, in the direction of the given vector A, given vector A से लिख देता हूं, ठीक है, is given by, और फिर उसके बाद ये पार्ट लिखना है, A कैप इक्वल टू दिस, आंसर हो जाएगा। समझ आया? ओके, कोई डाउट नहीं है? अब ये स्टेप्स कॉपी करेंगे हम अगले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इस मैच कर लिया आंसर की से, आंसर की से मैच करो। 1/√6 टाइम्स आई कैप, 1/√6 टाइम्स जे कैप, और 2/√6 टाइम्स के कैप। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। क्या डिफरेंस है सातवें और आठवें में? सातवें में वेक्टर गिवन है, उसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। आठवें में वेक्टर भी पहले खुद बनाओ, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से। दो पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है दो पॉइंट्स के, इनका वेक्टर भी पहले खुद ही बनाओ, और फिर वही काम करो जो सातवें में किया। समझ गए? एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, उसमें केवल यूनिट वेक्टर निकलवा रहा है, इसमें यूनिट वेक्टर निकालने के साथ साथ वेक्टर भी खुद ही बनवा रहा है। ओके, तो पहले मैं वेक्टर बना देता हूं। कैसे बनाएंगे हम? डिलीट कर देते हैं, चलो स्टेप। सबसे पहले अपन पॉइंट्स डालते हैं जो हमको गिवन है। द टू गिवन पॉइंट्स आर, टू गिवन पॉइंट्स आर, सो कौन कौन से दो गिवन पॉइंट्स? एक है पी, ये है पी, ओके, एंड इसको ले लेते हैं क्यू। ले क्या लेते हैं, खुद नहीं दिए, पी एंड क्यू आर, ठीक है। तो ये दो गिवन पॉइंट्स हो गए, बोलो, इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस द सेकंड पॉइंट। तो पहले हमको वेक्टर बनाना है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट से। तो वेक्टर पी क्यू बनाना है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट से दो वेक्टर बन सकते हैं, पी क्यू भी बन सकता है, क्यू पी भी बन सकता है, और उसने क्या कहा, वेक्टर पी क्यू बनाना है। ठीक है, तो नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, concept of वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, जब अपन ये सारी बातें लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो एक तो हमारे कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो जाते हैं, और एक जब आप ऐसे प्रेजेंट करके जाते हो तो आपका इंप्रेशन जो जाता है एग्जामिनर के सामने, वो जाता है कि हाँ देखो, इसको टॉपिक तक का नाम तक याद है कि किस टॉपिक को इस्तेमाल करके ये काम कर रहा है इसकी। ठीक है, तो दोनों ही सूरतों में हमारा फायदा है। मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे मिलेंगे मिलेंगे जब आप टॉपिक तक का नाम भी लिख के आ रहे हो, इस टॉपिक का इस्तेमाल करके हम ये काम कर रहे हैं, और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर होते चले जाते हैं। क्लियर नहीं, सुपर क्लियर। ओके, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वी हैव वेक्टर पी क्यू, वी हैव वेक्टर पी क्यू इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, क्यू माइनस पी करके निकालेंगे। तो बोलो क्यू माइनस पी जब हम करेंगे तो 4 - 1, इतने तो हो गए आई कैप, प्लस फिर 5 - 2, इतने हो गए हमारे जे कैप, और फिर आ जाओ 6 - 3, इतने हो गए हमारे के कैप। चलो जी, 4 - 1 क्या होता है, 3 आई कैप, 5 - 2 क्या होता है, 3 जे कैप, और 6 - 3 क्या होता है, 3 के। तीन तीन कदम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली वेक्टर पी क्यू। तो अब अपन उस पोजीशन पे हैं कि पिछले क्वेश्चन में वेक्टर गिवन था, हमने निकाल लिया, अब वो का वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। तो वेक्टर पी क्यू का अब अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, √3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 9 - 9 - 9 27, 9 + 9 + 9 27 बना। एंड व्हाट इज √27? इट इज 3√3 यूनिट्स, 3√3 यूनिट्स। ओके, अब मैग्नीट्यूड पी क्यों निकल गया। अब क्या करना है अपने को, ओरिजिनल वेक्टर को इस वायर के ऊपर ये मत रख देना, बस ये ध्यान रखना, ऐसे रख लो इसे। हाँ, हाँ जी, ओके। वेक्टर पी क्यू को अब मैग्नीट्यूड वेक्टर पी क्यू से डिवाइड करके इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। सो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन यूनिट वेक्टर इन द
डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू इज गिवन बाय इज गिवन बाय। ओके, स्टार्ट हो गया। हाँ जी, कहाँ थे हम? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू इज गिवन बाय। अभी भी बताया था किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट कराते, रिप्रेजेंट करवाते हैं, उसका कैप लगा के। तो पी क्यू वैक्टर की डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट कराएंगे? पी क्यू कैप। कैसे डिनोट कराएंगे? पी वो निकालेंगे कैसे? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है, समझ गए? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन तो आप गिवन वेक्टर की लो, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिट लो, यानी 1 यूनिट लो। तो उसी वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से उसी की लंबाई से डिवाइड कर दें तो उसी की डायरेक्शन का 1 यूनिट का वेक्टर मिलेगा। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं? कैप से। जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर बी कैप, वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर पी क्यू कैप। इसको डिवाइड करवा दो एंड यू विल हैव योर आंसर। सो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस वॉट 3 के कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकाली हमने? 3√3। डिवाइड करवा दो पर्टिकुलरली स्केलर कंपोनेंट को। 3 से 3 कट के क्या मिलेगा बताओ? 1/√3 टाइम्स आई कैप, देन वॉट 1/√3 टाइम्स जे कैप, एंड वॉट 1/√3 टाइम्स के कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करना आंसर। एंड वन मोर थिंग, हाँ चलो आंसर चेक करो पहले। ठीक है, अब वन मोर थिंग, इससे ये वाला क्वेश्चन और उससे पिछले वाला क्वेश्चन में जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो एक यूनिट वेक्टर है। ये भी यूनिट वेक्टर है और वो भी यूनिट वेक्टर है। तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम करोगे और रूट करोगे तो 1 आना चाहिए। आ रहा है ना? 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3, 1/3, 1 बनेगा। इससे पहले वाला जो आंसर आया था हमने उसको क्रॉस चेक नहीं किया, उसको भी अगर आप स्क्वायर करके रूट करके सम करके करोगे ये सारा काम, तो उसमें भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका? 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है? 1 आता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर गिवन वेक्टर्स ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ऑलरेडी दो गिवन वेक्टर्स हैं, उससे पहले एक तीसरा वेक्टर बनाओ जिस जो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी सम करके मिलेगा। ओके, जब वो वेक्टर बन जाए तो उसकी डायरेक्शन में फिर आप एक यूनिट वेक्टर निकालो। कहने का मतलब है, देखो ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है, ये वेक्टर ए है जो गिवन है, ये वेक्टर बी है जो गिवन है। पहले तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ जो कि ट्रायंगल की तीसरी साइड बनेगी। सीखा है अपन ने एडिशन। तो ये बन गया आपका वेक्टर ए प्लस बी। अब ये वेक्टर नहीं चाहिए उसको, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जब आप इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मान लो इसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 6 या 7 यूनिट है, तो 7 से डिवाइड कर दूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 7 से डिवाइड करके अब ये जितने भी वेक्टर्स हैं, जैसे ये ले लो, 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 जैसे ले लो और जैसे ये ले लो, ये सारे के सारे वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स हैं और ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। तो ये तो क्या पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन। अब अलजेब्रिक उसका कैसे अपन सॉल्यूशन करेंगे वो देखते हैं। ओके, ठीक है। अब आपको ऐसे कहता है सर आपको क्या पता इसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, आपने 7 से क्यों डिवाइड किया? मुझे नहीं पता, जो भी होगा पहले मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा ना। जैसे भी 3√3 निकाला था तो उसका भी निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना आता है। चलो स्टार्ट करें। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो गिवन टू वेक्टर्स लिखेंगे। गिवन टू वेक्टर्स आर, गिवन टू वेक्टर्स आर, तो गिवन वेक्टर ए एंड गिवन वेक्टर बी। अब पहले तो हम वेक्टर ए प्लस बी निकाल लें। सो अच्छा, वेक्टर ए प्लस बी का फिर अब जब हम कैप निकालेंगे तो उसको लिखना बड़ा हैक्टिक लगेगा ना, तो उसको हम एक तीसरे वेक्टर का नाम दे देते हैं वेक्टर सी। सो वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। इसको सम कर दो क्विकली। तो 2, इधर है 2, इधर है -1, तो 2 - 1 टाइम्स आई कैप। बोलो। फिर इधर है प्लस लगा दो, -1 और उधर है +1 टाइम्स जे कैप, प्लस इधर आओ, इधर है 2 और उधर है -1 टाइम्स वॉट के कैप। सो 2 - 1 1, तो सिंगल आई कैप। फिर बोलो -1 + 1 कट गया है तो 0 जे कैप, या लिखना अगर हटा दें तो भी चलेगा, लिख दें तो भी चलेगा। 2 - 1 अगेन सिंगल टाइम्स के कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो मिल गया आपको। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसको उसी से डिवाइड कर दो, आपका आंसर है। ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अब अपन। वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर सी निकालना, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर एंड अगेन 1 का स्क्वायर, तो √2 यूनिट्स हो गया। चलो जी, अब फाइनल आंसर लिखते हैं।
लेकिन स्टेप्स के साथ। नाउ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इज गिवन बाय सी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कराएंगे सी कैप से। और निकालते कैसे हो? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा के, राइट। ओके, सो सी वेक्टर क्या निकाला हमने? आई कैप प्लस जीरो जे कैप। अब जब वेक्टर ही बोल रहे हैं तो जीरो जे कैप क्या लिखना है ना, वो तो हमने इसलिए लिखा था ताकि मैग्नीट्यूड निकालते टाइम स्केलर कंपोनेंट दिखाई दे। सीधे ही लिख दो आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट्स ये मैग्नीट्यूड √2। सो द आंसर इज 1/√2 टाइम्स आई कैप प्लस 1/√2 टाइम्स के कैप। ओके, जीरो जे कैप का मतलब है आप वाई एक्सिस के अलोंग चले ही नहीं, आप एक्स एक्सिस के अलोंग चले और फिर आप जेड एक्सिस के अलोंग चले, यानी आप एक्स जेड प्लेन पर हो। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, इन 3D में अपन क्लियरली देखेंगे। जैसे इस रूम को देख लें, इसको एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई एक्सिस लिया, उसको जेड एक्सिस लिया, तो तीन कोऑर्डिनेट प्लेन कौन से बना? एक्स वाई प्लेन तो बना फ्लोर, एक्स जेड प्लेन बना ये वाली दीवार, और वाई जेड प्लेन बना ये वाली दीवार। एक दो तीन, ये तीन जो फेस दिखाई दे रहे हो, ये आपके वो तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स है। बाकी तो स्पेस में बहुत सारे अनगिनत प्लेन्स हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे। जैसे अभी ये जो ये जैसे ये टेबल है, ये भी एक प्लेन की फॉर्म में स्पेस में लटकी हुई है। जैसे ये स्क्रीन है, ये भी तो एक प्लेन है। ठीक है ना, इसको ऐसे रख दो, ये भी एक प्लेन है। तो ऐसे अनगिनत प्लेन्स है यहाँ पे। लेकिन एक्स वाई जेड एक्सिस फिक्स करते ही तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी फिक्स हो जाते हैं और एक ओरिजिन भी फिक्स हो जाता है। क्लियर? तो ये एग्जैक्ट प्लेन पर ये वेक्टर होगा। ठीक है, आंसर हो गया, मैच हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर विच इज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अभी ये क्वेश्चन भी अगले जो अभी तक अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसका अगला पार्ट हो गया। ये चारों क्वेश्चन एक ही सीरीज से हैं। देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो। एक्सरसाइज इज सुपर इजी, बस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, पूछना क्या चाह रहा है। एक ऐसा वेक्टर दो, जैसे ही आपसे कोई पूछे वेक्टर दो तो आप कहोगे तू डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दे तो मैं वेक्टर दूंगा। तो उसने क्या कहा? मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है और डायरेक्शन इससे ले ले। डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी एक गिवन वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका मत लेना। मैग्नीट्यूड मैं दे रहा हूँ 8 यूनिट। अब तू एक वेक्टर बना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मान लो एक कोई वेक्टर है उस एसी पाइप तक, डायरेक्शन तो इस वाले वेक्टर की ले ले, लेकिन मैग्नीट्यूड 8 यूनिट में दे रहा हूं। मान लो यहां से लेके यहां तक ये डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड मान लो 10 यूनिट है, तो इसको छोटा करके 8 यूनिट का बना, वो मेरा आंसर हो। या मान लो कम है तो ज्यादा कर, जैसे मान लो 5 यूनिट ही मैग्नीट्यूड है तो और थोड़ा ज्यादा करके 8 यूनिट तक उसका मैग्नीट्यूड बना। डायरेक्शन यही फॉलो करना। ओके, तो मैग्नीट्यूड जब आप चेंज कर दोगे तो वो वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा। डायरेक्शन सेम फॉलो करेगा बट डिफरेंट हो जाएगा, एक्चुअली उसका कोलिनियर वेक्टर होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम फॉलो कर रहा है ना। ओके क्लियर? तो उसको कैसे करेंगे हम? देखो, आपने बचपन में एक यूनिटरी मेथड सीखा था। मान लो कि 3 संतरे अगर 12 रुपए के हैं, तो 5 संतरे कितने के होंगे? तो आप 3 से पहले एक का वैल्यू निकालते हो, फिर 1 से 5 की निकालते हो। 3 से 1, 1 से 5 बजाय कि 3 से 5। अब फिर बाद में सीखते सीखते तो आप सीधे भी निकाल लेते हो, लेकिन बेसिक तरीका तो यही है। 3 से 1, 1 से 5। तो आप क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाल रहे थे, और फिर इस यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे एक का निकालने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पर भी एक का निकालने के बाद 8 से मल्टीप्लाई कर। समझ गए? प्रोसेस फॉलो समझ गए? चलो जी, तो गिवन वेक्टर को ए मान लेते हैं हम। द गिवन वेक्टर इज वेक्टर ए। स्ट्रेट अवे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए निकालो। 5 का स्क्वायर, आगे क्या है? -1 का स्क्वायर, आगे क्या है? 2 का स्क्वायर। अब देखो -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर सेम होता है। जल्दीबाजी में बच्चे इधर 1 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। आंसर सेम आएगा मानते हैं, लेकिन है तो -1 ना। इन छोटी छोटी चीजों का एग्जाम में मार्क्स करता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और एक 26, 26 और 4 30, √30 यूनिट्स मैग्नीट्यूड आ गया। अब पहले पहले आपको इसका मैग्नीट्यूड √30, आपको चाहिए 8 यूनिट। तो आप √30 से पहले 1 यूनिट निकालो और 1 यूनिट से फिर 8 यूनिट निकालो, यानी पहले यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक है, नाउ वही स्टेप लिखेंगे जो मैं ऊपर लिखा था। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए इज गिवन बाय
ए कैप, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप से रिप्रेजेंट होगा। और निकालने का तरीका, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्या है, ये रहा 5 i कैप, देन व्हाट माइनस जे कैप, देन व्हाट +2 k कैप। और क्या है इसका मैग्नीट्यूड, √30। करना जरा डिवाइड। So it is like 5 by √30 times I cap. Then what? -1 by √30 times what? J cap. And then what? 2 divided by √30 times what? K cap. तो ये यूनिट वेक्टर तो मिल गया। इतना काम तो पिछले क्वेश्चन में भी कर ही रहे थे। इस बार मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो फाइनल स्टेप लिख रहे हैं हम नाउ। वेक्टर, उस नए वेक्टर को हम बी नाम दे देते हैं ना, वेक्टर बी, ठीक है। विथ मैग्नीट्यूड कितना चाहिए उसको बताना, 8 यूनिट्स। विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। और डायरेक्शन किसकी चाहिए, वेक्टर ए की डायरेक्शन चाहिए। एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय, वेक्टर बी इक्वल टू, पता है कैसे लिखेंगे इसको, मैग्नीट्यूड चाहिए 8 यूनिट, डायरेक्शन चाहिए ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन यानी ए कैप। तो 8 × a कैप इसका आंसर होगा। तो ए कैप निकाल रखा है आपने, 5 by √30 टाइम्स आई कैप -1 by √30 टाइम्स जे कैप +2 by √30 टाइम्स वॉट के कैप। चलो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 by √30 टाइम्स आई कैप -8 by √30 टाइम्स वॉट जे कैप। एंड वॉट 8 2 जा 16 by √30 टाइम्स वॉट के। अब आंसर मैच करो, दिस इज फाइनल आंसर। समझ आ गया, ये तीनों चारों क्वेश्चन एक ही सीरीज के थे यूनिट वेक्टर निकालने के। अब आगे दूसरी सीरीज के फिर क्वेश्चन शुरू होते हैं कोलिनियरिटी वाले, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी को भी, जितने बैठे हैं। चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। आपको प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, फटाफट से हम कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन में रिपीट करते हुए चलेंगे। सो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन के पैरेलल हों, जो एक ही लाइन के पैरेलल वेक्टर्स हों उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स की डायरेक्शन या तो सेम होती है या अपोजिट होती है। या तो सेम डायरेक्शन फॉलो करते हैं या फिर वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट, अब हम प्रूव कैसे करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में अगर दो वेक्टर्स गिवन हैं तो हम प्रूव कैसे करेंगे कोलिनियर है। तो अगर ये वेक्टर इसका लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता हो, या ये वेक्टर इसका लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता हो, तो वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। कहने का मतलब है इसके स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी 2 का -4 से जो रेशियो है, -3 का 6 से वही रेशियो होना चाहिए, और 4 का -8 से वही सेम रेशियो होना चाहिए। तो ये आप देखो, ये इसका -2 टाइम्स है, ये वाला वेक्टर इसका नहीं, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर का -2 गुना है। तो -2 गुना है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इसका दुगना है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड इसका दुगना तो है लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं है, माइनस आ गया ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कोलिनियर होंगे। अब प्रूव ऐसे करेंगे, द गिवन टू वेक्टर्स लिख देते हैं पहले हम। द टू गिवन वेक्टर्स आर, तो सारे आ गए, बस दो गर्ल्स नहीं है ना, अच्छा रोनित भी नहीं है। द टू गिवन वेक्टर्स आर, ये होगा हमारे टू टू गिवन वेक्टर्स। इसको हम वेक्टर ए कह देते हैं, एंड इसको हम वेक्टर बी कह देते हैं, ठीक है। अब ये इसका कोलिनियर है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। तो मैं एक काम करता हूं, चाहो तो आप इसको इसका लैम्डा टाइम्स लिखने की कोशिश करो, या इसको इसका, जो आपको इजी लगे। तो बी वेक्टर ए वेक्टर का -2 टाइम्स लिखना ज्यादा आसान लग रहा है, फिर ये वेक्टर लिखोगे तो इसका -1/2 टाइम्स होगा, है ना, और ये इसका -2 टाइम्स होगा। तो मैं वेक्टर बी को लिख रहा हूं यहाँ पे, एयर वेक्टर बी इज इक्वल टू -4 टाइम्स आई कैप, आगे बोलो 6 टाइम्स जे कैप, आगे बोलो -8 टाइम्स के कैप। तो इसमें से आप -2 निकालना कॉमन,
आप ऐसा वैल्यू कॉमन निकालो कि वो सेम वेक्टर ए की तरह दिखाई दे, राइट। तो -4 में से -2 कॉमन लिया तो बन गया 2i कैप। फिर 6 में से -2 कॉमन लिया तो -3 j कैप। एंड देन 1 -8 से -2 डिवाइड किया तो +4 टाइम्स k कैप। सो क्लियरली यू कैन सी दिस इज वेक्टर ए। सो इट इज लाइक -2 टाइम्स वेक्टर ए। तो क्या लिखूंगा मैं, एक स्टेप लिखूंगा नीचे, हेयर वेक्टर बी is represented as lambda times vector A, where lambda is equal to -2, which is a non-zero scalar, जब आप लैम्डा टाइम्स लिख रहे हो तो वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। तो -2 एक नॉन जीरो स्केलर है, hence the given two vectors are collinear, proved। hence the two given vectors are vector A, two given vectors, vector A and vector B are collinear, proved। ऐसे अपन इसको प्रेजेंट करके, ठीक है। बोलो, समझ आया? ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है, थोड़ा सा लेंदी है। उसमें हम क्या करेंगे, गिवन वेक्टर जो ए है, शॉर्ट में समझ लो, गिवन वेक्टर जो ए है, वेक्टर ए, इसको A1 टाइम्स i कैप प्लस A2 टाइम्स j कैप प्लस A3 टाइम्स k कैप से कंपेयर करेंगे और A1 A2 A3 निकालेंगे। तो A1 क्या निकला 2, A2 क्या निकला -3 और A3 क्या निकला 4। सिमिलरली उसको कंपेयर करेंगे B1 B2 B3 से। वेक्टर बी को किससे कंपेयर करेंगे, B1 B2 B3 से। तो वहां से B1 B2 B3 क्या निकलेगा बताओ, B1 B2 B3 क्या निकलेगा, -4, देन व्हाट 6, देन व्हाट -8। फिर आप एक एक करके 1 to 1 इनका रेशियो निकालेंगे। तो A1/B1, A1 डिवाइडेड बाय B1 निकालेंगे तो 2/-4, जो कि क्या निकलेगा -1/2। फिर आप A2/B2 निकालोगे तो यानी कि -3/6 निकालोगे तो वो भी क्या निकलेगा माइनस। सिमिलरली A3/B3 भी क्या निकल जाएगा -1/2। फिर आप लिखोगे कि हेयर बोथ द रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है, हेंस द गिवन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये दूसरा तरीका होगा, ठीक है। आप कोई सा भी तरीका चूज कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलिनियरिटी प्रूव हो गई दो वेक्टर्स की। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, आ जाओ डीसीज एंड डीआरस के क्वेश्चन से। हम फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बता सकता है कोई? रिवाइज करो टॉपिक। द टू गिवन वेक्टर्स आर, टू नहीं है, एक ही है इस बार। तो हेयर द गिवन वेक्टर इज, हम्म, हाँ डीसीज क्या होते हैं बोलो। एक ही है हमारे पास तो, एक का ही पूछा है। यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस में दो वेक्टर देना जरूरी नहीं है। हम्म। वो डायरेक्शन कैसे पता चलती है, कॉस तो लगा देंगे, लेकिन डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी? ये वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कॉस, जिसको अपन अल्फा बीटा गामा कहते हैं। कोई भी वेक्टर तीन एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, उसका कोस रेशियो निकालना ही डायरेक्शन कोसाइन होता है। यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। पर उसके लिए तो हमको गिवन होना चाहिए ना कि ये वेक्टर कितना कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको तो गिवन ही नहीं है, नहीं है गिवन। तो दूसरे शब्दों में डायरेक्शन कोसाइंस पता है क्या होते हैं, बहुत ही सरल सी बात बता दूं। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट से डायरेक्शन कोसाइंस होता है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे ना अभी अपन, ए कैप, मतलब ए कैप निकाल लो। और ए कैप के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वही इस वेक्टर के डीसीज हैं। ओके। अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो और एंगल गिवन हो तो सब पे कॉस 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 लगा दो। समझे क्या? ओके। सो वेक्टर ए गिवन है तो ए कैप निकालने के लिए वो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर कितना हुआ, 1 और 4 5 और 9, 13, नहीं 14 यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़ो। नाउ वो यूनिट वेक्टर निकालो, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए इज गिवन बाय ए कैप। उसको क्या कहेंगे हम, ए कैप। कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या है वेक्टर है, आई कैप 2 जे कैप एंड व्हाट 3 के कैप डिवाइडेड बाय रूट 14। चलो डिवाइड करके बताओ। तो 1 डिवाइडेड बाय रूट 14 टाइम्स आई कैप प्लस व्हाट 2 डिवाइडेड बाय रूट 14 टाइम्स जे कैप व्हाट 3 डिवाइडेड बाय रूट 14 टाइम्स के कैप। ये मिल गया यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, यही आपके डीसीज हैं। डन। यही आपके क्या हैं, डीसी। ये कॉस अल्फा की वैल्यू है, ये कॉस बीटा की वैल्यू है, ये कॉस गामा की वैल्यू है। समझ गए, यही आपके डीसीज हैं। ओके ना। सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, आंसर मैच कर लो एक बार। वेक्टर ए आर, और इनको डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल से डिनोट कराते हैं, याद रखना। L = 1/√14, M = 2/√14 एंड N = 3/√14। आंसर। और आपको पता है जो ऑलरेडी स्केलर कंपोनेंट्स थे ना 1 2 और 3, वो क्या थे, वो डीआरस थे। वो क्या थे, यानी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के अलावा कुछ भी हो, जो मर्जी आए वो हो, 1 यूनिट से ज्यादा हो या थोड़ी कम भी मान लो, मतलब 0.5 यूनिट भी हो तो चलेगा। तो वो उस समय जो स्केलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं वो डीआरस हैं। और मैग्नीट्यूड 1 यूनिट फिक्स कर दें और उस समय जो स्केलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं वो डीसीज हैं। ठीक है क्या, सरल सी भाषा में बात समझ में आ गई। ओके, कर दूं डिलीट। ओके। अब 13th में क्या कह रहा है साहब, वही डायरेक्शन कोसाइंस कह रहे हैं, पर 12th क्वेश्चन से एक काम ज्यादा करवा रहा है। 12th में उसने वेक्टर दे रखा था, 13th में वेक्टर भी पहले खुद ही बनाओ। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ए और बी को ज्वाइन करके वेक्टर भी पहले खुद ही बनाओ। और जब अपन दो पॉइंट्स के बीच का वेक्टर निकालते हैं तो दो वेक्टर बन सकते हैं, ए से बी और बी से ए। तो इसने क्या कहा, डायरेक्टेड कहां से करना है, ए से बी, यानी आपको वेक्टर ए बी निकालना है, वेक्टर बी ए नहीं निकालना है। ठीक है, तो पहले ये वेक्टर निकाल लेंगे हम। कैसे, गिवन 2 पॉइंट्स आर, द 2 गिवन पॉइंट्स आर, हमको पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स आर। सो पहले पॉइंट को ए उन्होंने मार्क किया हुआ है एंड बी। अब वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वी हैव वेक्टर ए बी इक्वल टू, बोलो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल। सो व्हाट, -1 - 1, -1 - 1 टाइम्स आई कैप एंड -2 - 2 टाइम्स व्हाट जे कैप +1 -3। समझ आया, यानी 1 + 3 हो जाएगा वो के कैप। सॉल्व कर दो तो -1 - 1 -2 आई कैप -4 जे कैप और 1 + 3 यानी +4 के कैप। अब ये वेक्टर मिल गया आपको। अब आपको वही काम करना है जो आप ऊपर कर रहे थे, यानी पीछे आ जाऊं मैं। पीछे हम क्या कर रहे थे, ये जो वेक्टर गिवन था उसके, ये मान लो कि वेक्टर गिवन, पहले तो गिवन था और अभी मैंने निकाल लिया तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला था फिर हमने। तो अभी हमने वेक्टर का नाम क्या रखा है, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। तो अब मैं मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी निकालूंगा इस जगह पे। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी इज गिवन बाय, बताओ क्या क्या कंपोनेंट्स निकाले हमने, -2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या, -4 का स्क्वायर और फाइनली +4 का स्क्वायर। तो करना जरा 4,
16 16 16 16 32 और 4 36। दैट मीन्स एग्जैक्ट 6 यूनिट्स आपका आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर वही यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ, लेकिन अभी क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर ए नहीं लिखूंगा, वेक्टर ए बी। ये नाम वेक्टर ए बी है ना, और उसको रिप्रेजेंट कैसे कराएंगे हम, ए बी कैप। कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, ए बी कैप। और निकालेंगे कैसे उसको, वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी। ओके, मैग्नीट्यूड तो 6 यूनिट आ चुका है, और ए बी वैक्टर क्या था बोलना, -2 आई कैप, देन -4 टाइम्स जे कैप एंड +4 टाइम्स के कैप। करवा दो डिवाइड। ठीक है, सो -2/6 क्या हो जाएगा, -1/3 टाइम्स आई कैप हो जाएगा। -4/6 क्या होगा, -2/3 टाइम्स जे कैप हो जाएगा, और 4/6 क्या हो जाएगा, +2/3 टाइम्स के कैप हो जाएगा। तो हमारे फाइनली वेक्टर ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, LMN LMN आ जाएंगे हमारे -1/3 -2/3 2/3। मैच करो, और ये डायरेक्शन कोसाइन से भी 10 का स्क्वायर करके सम करोगे तो 1 मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो आपने गलत निकाला है। करो, -1/3 का स्क्वायर 1/9, 2/3 का स्क्वायर 4/9, और अगेन 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 1/9 4/9 4/9 9/9, 9/9 1 मिला। मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर हमने गलती करी। ओके, डन, दोनों क्वेश्चंस हो गए डीसीज के। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन डीसी का थोड़ी ना, नहीं है डीसी का, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। देखो क्या है क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर दिस, एक वेक्टर गिवन है आपको आई कैप जे कैप के कैप, इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के दूसरे नाम है ये। ओ मतलब ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ओ एक्स है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस ओ वाई है, और पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस ओ जेड है। तो ये क्या कह रहा है, इन तीन एक्सिस से ये जो वेक्टर गिवन है ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड है मतलब तीनों के साथ इसका एंगल बराबर बनता है। समझ गए, तीनों के साथ इसका एंगल क्या बनता है, बराबर बनता है, ये होता है इक्वली इंक्लाइंड होना। अब तीनों के साथ अगर इसका एंगल बराबर बनेगा तो अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया, और अगर अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर हो गया, और अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर हो गया तो डीसीस बराबर हो गए, और डीसीस बराबर हो गए तो एलएमएन बराबर हो गए। तो निकालना वही एलएमएन है, और साबित करना है कि एलएमएन बराबर है। निकालना तो वही है एलएमएन, पर साबित करना है कि देखो हमारे साथ एलएमएन बराबर निकल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में वो बराबर नहीं निकल रहे थे, इसमें वो बराबर निकलेंगे, ये साबित कर देना। ओके, तो उसको डिलीट कर दिया हमने, वही स्टेप्स फॉलो कर देते हैं फिर तो। देखो गिवन वेक्टर इज, निकालना तो डीसीजी है ना अल्टीमेटली, हियर द गिवन वेक्टर इज, ए नाम दे दूं मैं इसको, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, चलो जी, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, क्या हो गया, √3 हो गया क्या, बोलो। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या हो गया, √3 यूनिट्स। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय वही ए कैप, और डिवाइडेड बाय √3 कर देंगे हम। चलो निकालो, ए कैप वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, सो इट इज लाइक आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्या है, √3, सो इट इज लाइक 1/√3 टाइम्स आई कैप, प्लस आगे बोलो 1/√3 टाइम्स जे कैप, प्लस आगे बोलो 1/√3 टाइम्स के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स ही डीसीज होते हैं, बोलो। और ये तीनों डीसीज सेम है या नहीं, ये चेक करो। 1/√3 1/√3 1/√3, तो डीसीज निकालने का तक का काम कर दिया, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, अब एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम, यहाँ पे इतना लिख दिया, दैट इज दैट इज एल क्या होता है, कॉस अल्फा, और एम क्या होता है, कॉस बीटा, और एन क्या होता है, कॉस गामा, और तीनों के तीनों क्या निकले, 1/√3।
दैट मीन्स इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा और बीटा और गामा तीनों हैं कॉस इनवर्स 1/√3, राइट। तीनों क्या है भाई, कॉस अल्फा अगर 1/√3 है तो अल्फा क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/√3। बीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/√3। गामा क्या होगा, तो तीनों एंगल्स बराबर आ गए ना। एंगल क्या है उससे मतलब नहीं है, तीनों एंगल बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों एंगल बराबर हैं तो वो जो वेक्टर होगा इक्वली इंक्लाइंड होगा। डन, समझ आया। फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड, वो इक्वेशन वाली लैंग्वेज। ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू, क्वेश्चन में से लिख देंगे हम, एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, प्रूव। प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे प्रूव। समझ आया। बोलो एनी डाउट। चले, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला सीखा था ना हमने। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एक्सरसाइज में। सारे टॉपिक सीखे हमने। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, एक पॉइंट आर है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो, यानी वेक्टर ओ आर निकालो, जो कि पी और क्यू से बनने वाली लाइन को डिवाइड करता है। और पी और क्यू पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड करता है साहब, 2:1। पहला क्वेश्चन इंटरनली, दूसरा क्वेश्चन एक्सटर्नली। इंटरनली में प्लस वाला फॉर्मूला चलता है, एक्सटर्नली में माइनस वाला फॉर्मूला चलता है। ठीक है, चलो जी करते हैं इसको। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो जो पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं एंड पॉइंट्स, उनके पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर ए और वेक्टर बी मानते हैं। और जो पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है उसके पोजीशन वेक्टर को अपन वेक्टर आर मानते हैं। जो जनरल फॉर्मूला के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो यही तो है। फॉर्मूला याद है, वेक्टर आर इक्वल टू एम इंटू वैक्टर बी प्लस एन इंटू वैक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो बी और ए और आर ये तीन वेक्टर्स मानने पड़ेंगे। ठीक है, आर तो मुझे पता करना है, ए और बी गिवन है। हेयर द पोजीशन vectors of the points P and Q of the end points, सही है ना, of the end points P and Q are given as, are given as, इसको मान लूंगा मैं वेक्टर ए। और ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ए कह के इसको वेक्टर ओपी भी कह सकते हैं। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना ये, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, लिखूंगा ए ही, लेकिन एक बार पता चल जाएगा कि ये वेक्टर ओपी है ना। और इसको क्या लिखेंगे बोलना जरा, बी। और दूसरे शब्दों में कहें तो क्यू का पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन तो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑल्सो द रेशियो भी तो गिवन है। ऑल्सो द रेशियो ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन इज गिवन एज, तो रेशियो ऑफ डिवीजन को हम m/n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रेशियो ऑफ डिवीजन है, 2:1। यहां तक क्लियर है, इक्वल टू 1। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब अपना पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में अपने को पॉइंट ऑफ डिवीजन के पोजीशन वेक्टर को निकालना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन आर है, उसके पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर ओ आर को आपको निकालना है। नाउ द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आर, द पॉइंट ऑफ डिवीजन दैट इज पॉइंट आर इज गिवन बाय यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलोज, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलोज। इसको हम लिखते हैं वेक्टर ओ आर। ठीक है, और शॉर्ट में वेक्टर आर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, m1 नहीं, m और n है, m1 m2 नहीं है, m और n है, तो mb प्लस na डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज m प्लस n।
पुटअप कर दें वैल्यूज और आंसर है। तो m क्या है 2, तो 2 को तो मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड वेक्टर से। सेकेंड वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या, के कैप, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा पहले वाले वेक्टर से, पहला वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस यानी कि 2 + 1। चलो करो मल्टीप्लाई, 2 से करो पहले मल्टीप्लाई, तो -2 आई कैप देन +2 जे कैप +2 के कैप, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही वेक्टर आ जाना है, आई कैप +2 जे कैप माइनस वॉट के कैप डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 1 = 3। इसको फाइनली सॉल्व कर दो। सो -2 + 1, -1 डिवाइडेड बाय 3, -1/3 टाइम्स आई कैप। 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 3, 4/3 टाइम्स वॉट, जे कैप। एंड 2 - 1 1 डिवाइडेड बाय 3, 1/3 टाइम्स के कैप। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, चेक कर लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैं इसी में स्टेप्स चेंज कर रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आएंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन दैट इज पॉइंट आर इज गिवन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलो। ऊपर लिख दूंगा मैं, इसके ऊपर तो लिख देना इंटरनल डिवीजन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो फॉर्मूले में चेंजेस क्या हो जाएगा, बस इधर माइनस, दैट्स इट। और कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, दैट्स इट। हाँ, किसका, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, आपने निकाल के देखा है या ऐसे बोल रहे हो? इसका मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है। और क्या मीनिंग होगा भाई, इसकी लंबाई 2 यूनिट्स है। ये जो वेक्टर आर है इसकी लंबाई क्या है, 2 यूनिट है। ठीक है, डन। ओके, ये माइनस माइनस माइनस, और 2 - 1 क्या होता है, 1। डिवाइड भी इस बार 1 से होगा, राइट। करना जरा, तो -2 - 1 यानी -3। नीचे लिख देता हूँ उसका आंसर, चलो। -2 - 1 यानी -3 डिवाइडेड बाय 1 तो सेम ही रहेगा, -3 आई कैप। देन 2 - 2, 0 कट गया है तो 0 जे कैप। एंड व्हाट, 2 - -1 +3 के कैप। तो ये तो है इंटरनल डिवीजन का आंसर, ये है एक्सटर्नल डिवीजन का आंसर। पकड़ लिया, देख लिया, आंसर मैच कर लिया। अब एक और चीज आप मैं सजेस्ट करूंगा, अगर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो आप इनके फिगर्स भी बनाएं। तो इंटरनल डिवीजन का फिगर कैसे बनेगा, 2 पॉइंट्स पी और क्यू मार्क करो पहले। तो ये तो लेट से पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे बताना, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो पी और क्यू, और ओरिजिन से आप पोजीशन वेक्टर बना दो दोनों के। ये ओ है, ओ पी, ओ क्यू। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, जो भी गिवन है, आई कैप +2 जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर ए इक्वल टू, ठीक है। और क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, वेक्टर बी इक्वल टू बोलो, -आई कैप +जे कैप एंड +के कैप। और इस पी क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसको एक तीसरा पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2:1 में। और 2:1 में अगर डिवाइड कर रहा है, तो पी से 2 हिस्से हैं फिर क्यू, तो लगभग इस जगह आएगा, अंदाजे से बताओ, इस जगह आएगा 2:1, तभी तो फॉलो होगा, 2:1। और आपको इस वेक्टर इधर लिख देना 2:1, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर आर। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड, क्वेश्चन मार्क। और वो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। ये तो हो गया इंटरनल डिवीजन। अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फिगर बनने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको ये चेक करना है, 2:1 है, तो एम बड़ा है। तो एम बड़ा है तो टर्मिनल पॉइंट की साइड से, इनिशियल पॉइंट की साइड से एक्सटेंशन होगा, या टर्मिनल पॉइंट की साइड से एक्सटेंशन होगा, टर्मिनल पॉइंट की साइड से एक्सटेंशन होगा ना। तो उसमें क्या होगा, मैं इसी फिगर में फेरबदल करूं, तो क्यू को नीचे कर देते हैं और आर को ऊपर कर देते हैं, पी क्यू, और टर्मिनल पॉइंट क्यू है, तो फिर यहां से एक्सटेंडेड लाइन है ऐसे, और ये आर है। और पी क्यू बाय, नहीं, पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर क्या है, 2 यूनिट है, मतलब पी आर तो है आपका 2 यूनिट, ओके। और क्यू आर है आपका 1 यूनिट। तो ये हो गया 2:1 रेशियो। तो ये इसका
हो जाएगा। आप अब की बार ये जो है ये इधर लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट क्यू का है ना पोजीशन वेक्टर, और आर ऊपर है जो आपको निकालना है। तो ये इसका फिगर का चेंजेस हो जाएगा। समझ में आई सारी बात? जब अभी आप नोट्स बनाओ तो आप दोनों क्वेश्चन के फिगर जरूर बनाए। ठीक है। आंसर निकालना बहुत सरल है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज लेते चलें। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। अब कितने बचते हैं? चार हैं। चार में से भी ये दो तो एमसीक्यूज हैं, तो दो ही क्वेश्चन बचते हैं, 16 एंड 17। देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वही सेम काम करना है, बस आपको रेशियो गिवन नहीं है। तो रेशियो गिवन नहीं है तो मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट गिवन है तो 1:1 रेशियो फिक्स हो गया, यानी पर्टिकुलर केस आ गया सेक्शन फॉर्मूला का, राइट। कैसे निकालेंगे? वैसे तो बहुत सरल है। देखो, अगर आपको ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए ना, तो कैसे करोगे? इन दोनों का एवरेज लो। 4 और 2 6 का एवरेज 3, 1 और 3 4 का एवरेज 2, और -2 और 4 2 का एवरेज 1। आधा करोगे ना, तो 3, 2, 1 वेक्टर फॉर्म में पूछे तो 3i कैप + 2j कैप + k कैप, आंसर आ ही चुका है ना। ठीक है। प्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले तो गिवन 2 पॉइंट्स, तो 2 गिवन पॉइंट्स आर, पॉइंट्स आर P एंड Q। P क्या गिवन है? 2 3 4। एंड Q क्या गिवन है बोलना? 4 1 एंड -2। डन। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। तो इसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों के हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है। सो द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट, पिछले क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर गिवन थे, इस बार पॉइंट्स गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर्स हमको बनाने पड़ेंगे, राइट। सो द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P एंड Q आर गिवन बाय, बातें क्यों हो रही हैं? ज्यादा आ गया क्या? आर गिवन बाय वेक्टर OP इक्वल टू 2i कैप +3j कैप। भाई आंसर लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन नहीं सीखी तो बोर्ड में मार्क्स नहीं आने वाले, ये कड़वा सच है। एंड वेक्टर OQ, इसको वेक्टर ए से मार्क कर दें हम, क्योंकि फॉर्मूला में ए और बी ही हमने याद किया है। इसको बी से मार्क कर दें, इक्वल टू वेक्टर OQ। क्या बनेगा बोलना? 4i कैप + j कैप माइनस का 2k कैप। ओके। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं एक ही स्टेप में। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट को वही आर ले लेते हैं। पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम आर लेते हैं हमेशा ना। मिड पॉइंट आर ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग, ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स P and Q, means P and Q is given by using what? By using the midpoint case of section formula, by using स्पेशल केस कह लो या मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें हम जरूर लिखेंगे, एज फॉलोस। कोई कहे कि सर पहले डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दो होते थे, अभी सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कहाँ गया? तो मैग्नीट्यूड निकालना ही तो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में P और Q के बीच की लंबाई तो निकालते थे, तो अभी इस वेक्टर की लंबाई तो P और Q के बीच की दूरी है, तो वो भी यूज हो रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। हाँ जी। इस गिवन बाय व्हाट? वेक्टर आर के दो, वेक्टर ओ आर के दो, एक ही बात है। और निकालने का तरीका क्या था? दोनों का एवरेज, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है कि m × a n × b, फिर m और n का वैल्यू 1 और 1 डालो। आपको सीधे ही फॉर्मूला यूज कर लेना एवरेज वाला, a + b/2। सो a + b/2 करेंगे तो 2i कैप +3j कैप +4k कैप प्लस वेक्टर बी क्या है? 4i कैप प्लस वॉट j कैप -2k कैप होल डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। करना जोड़ना 2 और 4 अभी करके बताया था। 3i कैप, 3 और 1 4 का आधा, 2j कैप और 2 + k कैप, आंसर। ठीक है, समझ आया? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। शो दैट दिस द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर दिस रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, यानी कि तीनों पॉइंट्स वेक्टर फॉर्म में गिवन। कोऑर्डिनेट्स कोई पूछे तो 3, -4, -4 पहले का है,
इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। अभी आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन जिस फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन वो ये है। अब आपको ये शो करना है कि ये जो ए बी सी है ना, ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के कोने हैं, या यूं कहूं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ऐसा साबित कर। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये बनाते होंगे तो क्या चीज फॉलो होगी? 90 डिग्री का एंगल फॉलो होगा। ठीक है। अब एंगल वेंगल निकालना तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना तो अभी तक सिखाया कहाँ है? वो तो 3D में आएगा सीधे ही कि हम एंगल कैसे निकालते हैं, आएगा वो भी। अभी तक जो सीखा है उसमें हम क्या कर सकते हैं राइट एंगल? क्या? एंगल, एंगल रूल। देखो ट्राइंगल लॉ से तो वो ट्राइंगल साबित होगा, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होगा? वो तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड्स के स्क्वायर के बराबर कर दो। साइड का स्क्वायर निकालना मेरे हाथ में, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड निकालना जानता हूं। ये अभी मेरे हाथ में। बाकी इस क्वेश्चन को करने के और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे एंगल निकाल लो 90 डिग्री का। लेकिन एंगल दो वेक्टर्स के बीच का निकालना अभी मैंने सीखा ही नहीं है, वो सीखूंगा मैं 3D चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो वो निकालेंगे जब इस क्वेश्चन के दो तरीके हो जाएंगे, अभी तो इस क्वेश्चन का एक ही तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का। ठीक है। चलो, ये इस क्वेश्चन को हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसका एक मैं फिगर रेडी करूं। अभी तो खैर मुझे पता नहीं है कि एबीसी में बी पे राइट एंगल बनेगा, सी पे बनेगा या ए पे बनेगा, ये अभी तक तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अंदाजे से एक बार के लिए मैं बी पे मान लेता हूँ। ठीक है। तो लेट से ये एबीसी। ठीक है। ए बी सी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर्स कैसे डिनोट रिप्रेजेंट कराते हैं हम? किसी ओरिजिन ओ से इसका जो वेक्टर बनेगा वही पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। तो ए का पोजीशन वेक्टर जो भी गिवन है, फिर बी का जो भी गिवन है, और फिर सी का जो भी गिवन है, लिखो। वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए से रिप्रेजेंटेड है, और क्या गिवन है? वेक्टर ए इक्वल टू, बोलना क्या गिवन है? 3 i कैप माइनस का 4 j कैप, आगे माइनस का 4 k कैप। बी का क्या गिवन है बोलना? वेक्टर बी से डिनोट करा देते हैं इसको हम। 2 i कैप हम्म प्लस के, और सी का वेक्टर सी से डिनोट करा देते हैं। हम्म ओके। अब सुनो, कई बच्चे जल्दीबाजी में ये जो तीन वेक्टर्स गिवन है ना, इन्हीं का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, और वही दो का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वेट कर देते हैं, जबकि साइड्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा। ए बी और बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है, इनका नहीं करना है। तो हमको पहले वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी बनाना पड़ेगा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से। जैसे वेक्टर ए बी बनाऊंगा तो बी माइनस ए करूंगा, वेक्टर बी सी बनाऊंगा तो सी माइनस बी करूंगा, और वेक्टर ए सी बनाऊंगा तो सी माइनस ए करूंगा, फिर जो वो तीन वेक्टर्स हैं उनका निकलेगा मैग्नीट्यूड। ओके, समझ आ गई बात? ठीक है। तो ये गलती मत कर देना। हेयर द पोजीशन वेक्टर्स of the three given points are three given points A, comma B and C are given as are given as so लिख देना आप पोजीशन वेक्टर ए का यानी वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू जो भी ये गिवन है लिख देंगे। देन वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू जो भी गिवन है, एंड वेक्टर ओ सी इक्वल टू वेक्टर सी इक्वल टू जो, ये तीनों लिख देंगे हम यहाँ पे जो भी गिवन है। ओके। अब आगे क्या करेंगे हम? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर, कोई कहे कि सर वेक्टर ए बी नहीं वेक्टर बी ए निकाल लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर निकलेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप ए बी निकाल रहे हो या बी ए निकाल रहे हो, आपकी मर्जी है जो निकाल। ठीक है। नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वी हैव वी हैव वेक्टर ए बी, देन वेक्टर
बी सी एंड देन व्हाट वेक्टर ए सी। करें, निकालना शुरू करें। ए बी, बी सी, ए सी। तो ए बी के लिए बी माइनस ए कर दो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कर दो। बी सी के लिए स्मॉल वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी कर दो। और ए सी के लिए वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए कर दो। टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा। करके बताओ। तो सबसे पहले तो बी माइनस ए, यानी 2 - 3 माइनस आई कैप, देन -1 माइनस -4 यानी +4, तो +3 जे कैप, एंड देन व्हाट, 1 - -4 +5 के कैप। उल्टा कर दिया आपने, इसमें से इसको घटाना है, 1 - -4। चलो, अब क्या करना है साहब, बी माइनस सी करना है। उल्टा लिख दिया क्या मैं, सी माइनस बी करना है, ओके। 1 - 2 यानी कि वही माइनस आई कैप हुआ, -3 -1 यानी -2 जे कैप हुआ, एंड लास्ट देखो -5 -1 क्या हुआ, -6 के कैप। चलो जी, सी माइनस ए करो। 1 - 3 क्या हुआ, आई कैप। -3 -4 यानी -3 +4 यानी सिंगल प्लस का जे कैप। और -5 -4 यानी -5 +4 यानी माइनस का के कैप। अच्छा, अभी अपन ने रफली कर लिया, लेकिन एग्जाम में आप पहले बी वेक्टर लिखोगे माइनस, फिर ए वेक्टर लिखोगे, फिर सॉल्व करके लिखोगे। एग्जाम पैटर्न को ही फॉलो करोगे, ठीक है। चलो जी, अभी हो गया ये 3 वेक्टर्स। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालो एक एक करके तीनों का, ओके। नाउ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी निकालो। -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का सम का करना। 1 और 9, 10, 10 और 25 √35 यूनिट्स। बी सी का निकालना। सो -1 का अगेन स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर, ये निकालना। 1 और 4 5, 36 √41 यूनिट्स। अब वो √6 यूनिट्स आना चाहिए, ठीक है। एंड वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड होएगा -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर। तो 4 और 1 √6। हो गया ना काम। इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ के इसका स्क्वायर बन रहा है, यानी बी सी हाइपोटेन्यूस है, तो यानी कि ए पे बन रहा है 90 डिग्री। ये हमने फिगर उस हिसाब से फिर गलत बनाया, तो उसमें कोई गलती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको काट के फिर दोबारा सही करना है, क्योंकि ये तो एक प्री अज्यूम्ड फिगर था। एग्जैक्ट तो मुझे क्या पता बी पे ही बनेगा, ठीक है ना। आपको काटने की जरूरत नहीं, अगर एग्जाम में बनाओ तो भी आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पे बस ये 90 डिग्री मत लिखना। 90 डिग्री मार्क करने का मतलब होता है आपको पता है कि 90 डिग्री बन रहा है, आप चेक कर रहे हो जस्ट, है ना। हाँ, नहीं वही तो कह रहा हूं मैं। आप तो आपके हिसाब से जो फिगर बन रहा है वो बना दो, फिर उसको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस उसमें जो आप फिगर बना रहे हो उसमें 90 डिग्री मार्क मत करना, क्योंकि हाँ, हाँ, जो सबसे लंबी है वो हाइपोटेन्यूस है। ये तो चेक हो ही जाता है बेटा। अब जैसे √35, √6, √41 में से तो कंपेयर हो ही गया ना, √41 सबसे लंबी है। बताओ ऐसी कौन सी आएगी जो पता नहीं पड़ पाएगा आपको। आसपास के स्क्वायर्स आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि √300, अब √300 किसके आसपास होगा, √18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 18 यूनिट के आसपास होगा। एग्जैक्ट मत निकालो, आसपास तो निकल जाएगा ना, और आसपास से पता चल जाएगा कौन सी लंबी है। तो उसके लिए तो स्क्वायर याद करो फिर, है ना। चलो, तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा इसका, ये बताओ। हेयर, हेयर, किसका स्क्वायर सबसे ज्यादा था, बीसी का। हेयर मैग्नीट्यूड बीसी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर ए सी का स्क्वायर। सो ए बी एंड सी फॉर्म राइट एंग फॉर्म द वर्टिसेस, उसी इक्वेशन की लैंग्वेज लिख देंगे हम, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और अब जब हमको पता चल गया है तो हम बता देंगे भी राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है। अगर बीसी हाइपोटेन्यूस है तो बीसी का सामने वाला वर्टेक्स ही राइट एंगल होगा, तो ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कॉमा राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड एट ए, प्रूव्ड। डन, क्लियर है।
नो डाउट्स एट ऑल। ओके, चलो। अब क्या हुआ, 17 हो गए, ये दो क्वेश्चन एमसीक्यूज के 2-2 मिनट के हैं। ये ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, इस ट्राइंगल के हिसाब से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है वो चेक करनी है। तो पहले तो इन चारों को भूल जाओ, हम हमारी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो ट्राइंगल लो क्या कहता है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। तो मैं मेरी इक्वेशन लिखता हूँ पहले एक बार, मेरे हिसाब से तो सर ये बननी चाहिए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी गिव्स मी वेक्टर ए सी। अब पहले तो ये देखो एज इट इज इक्वेशन चारों में से कहीं है क्या, है चारों में से, इन चारों में एग्जैक्टली ये इक्वेशन इसी शक्ल की तो नहीं दिखाई दे रही ना, नहीं दिखाई दे रही। आपको देखो आरएचएस में चारों में जीरो वेक्टर है, दैट मीन्स इसको इधर लाना पड़ेगा और इसको इधर लाना पड़ेगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा ये माइनस, तो ये इक्वल टू का साइन हटा के मैं माइनस लगा दूं और इधर जीरो वेक्टर लिख दूं। याद रहे जीरो नहीं लिख सकते, वेक्टर का सम वेक्टर ही देगा, तो जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा। ओके, अभी भी सर ये भी नहीं मिली मुझे, देखो मिली क्या ये वाली, देखो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो, एक तो ये मिल गई। ठीक है, तो फिर आंसर सेकंड हो गया इसका ना? देखो एक बार आंसर देखो। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये गलती हमेशा करते हैं, नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो करेक्ट है, ये तो सेम शक्ल की मिल गई। अब आप देखो पहली वाली, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। देखो अगर मैं यहाँ पे इस माइनस को प्लस कर दूं तो ये इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। आप दो पॉइंट्स हैं, अगर आप ए से लेके बी वेक्टर जा रहे हो तो बी से लेके ए वेक्टर उसी का नेगेटिव माना जाता है, तो जैसे ही उसको माइनस को प्लस कर दूं तो टर्मिनल इनिशियल चेंज हो गए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये पहली वाली इक्वेशन है, तो ये भी करेक्ट हो गई। ओके, तीसरी देखो ए बी प्लस बी सी माइनस सी ये गलत होगी। भाई या तो ए सही होगा या सी सही होगा, क्योंकि दोनों में केवल प्लस और माइनस साइन का फर्क है, तो प्लस वाला सही हो गया तो माइनस वाला गलत होगा, तो ये गलत होगा। और चौथा क्यों सही है वो भी देख लो, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए, तो देखो पहले और चौथे में फर्क क्या है, ए बी वेक्टर सी ए वेक्टर, बस प्लस की जगह क्या कर दिया, तो फिर इनिशियल और टर्मिनल को चेंज भी तो कर दिया, तो पहली सही है तो फिर चौथी भी सही है। आप साइन चेंज कर दो तो टर्मिनल इनिशियल पॉइंट्स को एक्सचेंज कर दो। ओके, सो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, 19th क्वेश्चन एंड द लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज। वेक्टर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो कोलिनियर वेक्टर्स के केस में कौन सा रूल यहाँ पे इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है अगेन। तो पहला वेक्टर, पहला है कि अगर ए और बी कोलिनियर है तो बी को लैम्डा टाइम्स ए लिख सकते हैं कोई स्केलर लैम्डा के लिए, तो करेक्ट है। अच्छा, वेक्टर ए वेक्टर बी की डायरेक्शन की फॉलो भी कर सकता है और माइनस मतलब उसकी उल्टी डायरेक्शन भी फॉलो कर सकता है, प्लस और माइनस वेक्टर बी होगा, ये करेक्ट है क्या? देखते हैं एक बार, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, अभी देखते हैं। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए और बी प्रोपोर्शनल, ये तो करेक्ट है। ए और बी के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था ना, प्रोपोर्शनल हो रहे थे, इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो, इसका रेशियो 1/2 1/2 1/2 निकल के आया था, ये करेक्ट है। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन तो सेम होगी, सेम डायरेक्शन की गारंटी है क्या भाई? कोलिनियर में डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, तो यहाँ पे सेम ऑब्लिक अपोजिट होता तो ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन ये तो 100% कह रहा है सेम है, इसलिए ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट इनकरेक्ट होगा। अब बी सही क्यों है? वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर कोलिनियर है तो अगर मैं प्लस वाला साइन कंसीडर करूं तो दोनों बराबर हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना दोनों बराबर, बोलो। दो बराबर वेक्टर्स भी तो कोलिनियर होते हैं, ठीक है। और अगर मैं माइनस वाला साइन कंसीडर करूं तो दो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स भी तो कोलिनियर होते हैं, तो ये दोनों ही सूरतों में, प्लस में भी करेक्ट है और माइनस में भी करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट, मतलब मेरा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन की गारंटी नहीं है। ओके, नोट मतलब, अच्छा अगर मैं नोट लगा दूं तो फिर दो आंसर है, हाँ डी और सी और डी दो दो करेक्ट हो जाएंगे ना। बी बी है दिखा ना, आंसर का है। अच्छा बी भी इनकरेक्ट बता रखा है, ये क्यों इनकरेक्ट है? नहीं प्लस माइनस तो इसलिए लगा रहे हैं, देखो मुझे एक चीज बताओ, देखो अब बी इनकरेक्ट क्यों है वो भी समझ लो। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी मतलब दोनों बराबर वेक्टर है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये क्या कह रहा है कि ए और बी अगर कोलिनियर हैं तो ये देखो, ये अगर है, सुनना ध्यान से एक चीज समझो, अगर बी गिवन होता
तो उससे ए और बी कोलिनियर 100% ट्रू स्टेटमेंट होता, क्योंकि अगर वेक्टर ही बराबर है तो कोलिनियर है, और वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के हैं तो भी कोलिनियर है। मान लो वेक्टर ही बराबर है, ये वेक्टर और अगला वेक्टर बराबर है, बराबर है मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों कोलिनियर तो होंगे ना, सेम लाइन के पैरेलल तो होंगे। और अगर मान लो माइनस कह रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं तो भी कोलिनियर तो होंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट गिवन है और कोलिनियरिटी प्रूव करवा रहा है तब तो ट्रू होगा, लेकिन उल्टा गलत होगा। अगर कोलिनियरिटी गिवन है तो उससे 100% ये स्टेटमेंट होगा, ऐसी गारंटी थोड़ी ना है। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो वो बराबर या अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करेंगे, इसकी गारंटी थोड़ी ना है। मतलब डायरेक्शन तो आपने बता दी, लेकिन मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर बता रहा है ये एग्जैक्टली। देखो, प्लस लगाने का मतलब भी मैग्नीट्यूड बराबर है, और माइनस लगाने का मतलब भी मैग्नीट्यूड तो बराबर है। नहीं समझ आया? देखो, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी का मतलब बताओ क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। वेक्टर ए इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर बी का मतलब क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों ही सूरतों में आपने मैग्नीट्यूड सेम बताया है, तो दो कोलिनियर वेक्टर्स का हमेशा मैग्नीट्यूड सेम हो इसकी गारंटी नहीं है। अब ये ट्रू कर बताऊं कब होगा? जब आप इसकी जगह एक प्लस माइनस के आगे एक लैम्डा फिट कर दो। अब ये 100% ट्रू है। अब लैम्डा क्या है, उसका मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर लेगा भाई, इसका कुछ गुना होगा, वेयर लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर। अब ये बिल्कुल ट्रू है, और जब आपने लैम्डा लगा दिया ना बेटा, तो प्लस माइनस भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैम्डा खुद ही माइनस हो सकता है। अब ये करेक्ट है, क्लियर है? अगेन कह रहा हूं, अगर बी देके और ये स्टेटमेंट प्रूव कराए तो ट्रू है, लेकिन वो देकर ये स्टेटमेंट प्रूव कराए तो 100% ट्रू नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अपने को 100% ट्रू को ही टिक करना था। अभी क्लियर है सारी बातें? ओवर। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारे बी इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, मेरे आंसर बी और डी होंगे। लेकिन अगर आपके बुक में इसका नॉट प्रोपोर्शनल दे रखा है तो फिर आपका सी भी आंसर हो जाएगा, बीसीडी। डन। चलिए जी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक, that will be covered in the next video. Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning.